Biology, Chapter 2, Structural Organization of Life. Cell, structural and functional unit. The cell is called the structural and functional unit of life, as all living organisms are made up of cells. Cells are also essential for performing various life processes required for the sustaining life. Furthermore, cells provide form and structure, process nutrients, and convert it into usable energy. First of all, what is a cell? Cell is the structural and functional unit of life. यानी जो किसी भी ज़िंदगी के लिए, किसी भी जानदार के लिए सेल का होना लाजमी है. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इब्तिदा के लिए सेल का होना लाजमी होता है. सेल जो होता है वो परफॉर्म करता है वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं. सेल्स मिलके ही आपस में ऑर्गन्स बनते हैं. ये हमें न्यूट्रिएंट्स यानी हमें ग़िज़ा प्रोवाइड करते हैं. एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ. सेल इज़ द बेसिक्स. कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसका एक सेल होना. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल नहीं बना होता. इट माइट बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल एंड थ्योरी अबाउट cell. This discovery is largely attributed to Robert Hooke and began the scientific study of cells known as cell biology. Cell किसने दरियाफ्त किया था? Cell was discovered by Robert Hooke and इन्होंने जब इसको फाइंड आउट कर लिया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल जो होता है उसका बेसिक यूनिट होता है, तो एक न्यू साइंस की ब्रांच जो सेल बायोलॉजी कहलाती है उसका आगाज़ हुआ. अब रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से सेल को दरियाफ्त किया था? डिस्कवरी ऑफ सेल. इन्होंने क्या करा, इनके पास एक बॉटल थी जिसके ऊपर का जो कैप था, ढकना था, वो था कॉर्क का. अब व्हाट इज़ कॉर्क? कॉर्क क्या होता है? वो बना होता है एक ब्राक किसी भी क्या नाम है दरख्त के तने से बना हुआ था उसका कैप. उन्होंने क्या करा, उसका एक स्लाइस लिया बहुत पतला सा, और उन्होंने एक सेल्फ माइक्रोस्कोप बनाया था जो उन्होंने खुद बनाया था. उसके अंदर उसको स्टडी किया. जब उन्होंने उसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि जी उस स्लाइस के अंदर बहुत छोटे छोटे से रूम टाइप अपार्टमेंट्स हैं. और जब उन्होंने देखा वो किस शेप के थे, वो जैसे शहद की मक्खी अपना घर बनाती है ना, हेक्सागोनल, उस शेप के थे. तो उन्होंने उस अपार्टमेंट को सेल का नाम दिया. दिस इज़ यूजुअली credited to Matthias Sheldon and Theodore Schwann. However, many other scientists like Rudolf Virchow contributed to the theory. दूसरे साइंटिस्ट जो थे मैथियस शेल्डन एंड शवान, इन्होंने इसके आगे काम किया था, क्योंकि जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया सेल तो कोई इतना ना लाइट माइक्रोस्कोप था ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था. उन्होंने जो खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था उसके तहत उन्होंने सेल का डिस्कवरी की थी. जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी वैसे वैसे सेल्स की चीज़ें. प्रोसेसेस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. A unicellular organism, also known as single cell organism, is an organism that consists of a single cell, unlike a multicellular organism that consists of multi-cells. Unicellular organisms fall into two general categories: prokaryotic organisms and eukaryotic organisms. Now students, what is unicellular? Cell mean a building block, and cell is a fundamental and structural unit of life. Now what is the meaning of uni? Uni mean one. Any organism that is made up of one cell is called a unicellular organism. Now unicellular organism is characterized into two general categories. One is prokaryotic organisms and two is eukaryotic organisms. Any organism that is made up of only one cell is called unicellular organism.
Multicellular organism. Multicellular are tissue, organ or organism that is made up of many cells is said to be multicellular. Animals, plants and fungi are multicellular organism, and often there is specialized of different cell for various function. Now multi means बहुत सारे, cellular cell mean basic unit of life, यानी वो organisms जो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, हम उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो हम अपनी विदाउट नेक्ड आइज यानी विदाउट माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स, वो हम विदाउट नेक्ड आई यानी हम खाली आँख से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, वो हम विदाउट माइक्रोस्कोप आराम से देख सकते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल definition. Prokaryotic cells are cells that do not have a true nucleus or membrane-bound organelles. Organisms within the domains bacteria, archaea have eukaryotic cell, while other forms of life are eukaryotic. जब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता. अब ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस से मुराद है इन न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ा होता है, उसके इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, दैट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. And in prokaryotic cells, they do not have many membrane bounded structures. Example, mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus मौजूद नहीं प्रेजेंट होते, यानी कोई भी ऐसे ऑर्गेनल्स एंड ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते जिसके अंदर जिनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो. इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिर्फ एक जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ वो प्रेजेंट होती है और बाकी सारी चीज़ें उसमें ऐसे ही रखी हुई होती हैं, पड़ी हुई होती हैं. While eukaryotic cells are cells that contain a nucleus and organelles and are enclosed by a plasma membrane or cell membrane. Organisms that have eukaryotic cells include protozoa, fungi, plants, and animals. These organisms are grouped into the biological domain eukaryota. Now, eukaryotic organisms या cells वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. और इसके अलावा यूकैरियोटिक के अंदर तमाम ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास आ जाती है एग्जांपल प्रोटोजोआ की. फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स, while in prokaryotic are rarely bacteria are prokaryotic cells. Bacteria and cyanobacteria is the example of prokaryotic cells. अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट नहीं होता, और अगर होता है तो इट इज़ वेरी स्मॉल size and freely sectored in cytoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस का जो अंदर का मटेरियल होता है वो भी प्रेजेंट नहीं होता. प्रोकैरियोटिक सेल possess single chromosomes. Respiratory enzymes are located on the inner surface of the cell membrane. These cells are simple and comparatively
smaller inside, that is average 0.5 to 10 नैनोमीटर। नैनोमीटर बहुत ही छोटे होते हैं, नैनो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 0.5 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। लेकिन इन प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं वो लार्ज साइज प्रेजेंट होता है, या तो वो फ्रीली मूव कर रहा होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जुड़ा हुआ होता है या उससे टच होता है इन यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट। जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो उसके अंदर भी कोई मटेरियल होगा ना, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। प्रॉपर क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड नंबर्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट, यानी क्रोमोसोम्स भी डिप्लॉयड टाइप नंबर में प्रेजेंट होते हैं। रिस्पिरेटरी एंजाइम आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो रिस्पिरेटरी एंजाइम है यानी जो सांस लेता है, जिस चीज़ से जो एंजाइम सांस लेने में मदद करते हैं, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दीज सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कंपेरेटिवली लार्ज इन साइज, दैट इज 10 to 100 नैनोमीटर। इनका साइज क्या होता है? 10 to 100 नैनोमीटर होता है इन डायमीटर। एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट्स आर फंजाई, एल्गी, एनिमल्स and plants are the example of eukaryotes. Cell wall. A cell wall is a structural layer surrounding some types of cells just outside the cell membrane. It can be tough, flexible and sometimes rigid. It provides the cell with both structural support and protection and also act as filtering mechanism. सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, ये क्यों होती है सेल वॉल प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स में क्यों नहीं होती? ये रीज़न ये है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो सेल होते हैं, उनका जो वाटर यानी ट्रिगर प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ ट्रिगर प्रेशर? ट्रिगर प्रेशर होता है जो प्रेशर ऑफ वाटर होता है, प्लांट्स में वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वो बर्स्ट भी हो सकते हैं। तो उनको बर्स्टिंग से रोकने के लिए कुदरत ने इनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट्स के अंदर सेल वॉल रखी है, जो इसको एक प्रॉपर शेप देते हैं प्लांट सेल्स को, और इसको बर्स्ट होने से ट्रिगर प्रेशर की वजह से रोकते हैं। ये सख्त भी होती है, समटाइम फ्लेक्सिबल भी होती है। कुछ चीज़ें इनके सेल वॉल से गुजर सकती हैं और कुछ चीज़ें सेल वॉल के अंदर से नहीं गुजर सकती। ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल वॉल प्लांट सेल को, और सेल वॉल की वजह से प्लांट का जो सेल होता है इसका प्रॉपर शेप होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन से ऊपर जो होता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट सेल वॉल इज द outermost covering of cell and only present in plant. It is composed of cellulose, pectin sometimes, and sometimes comprised of 3 sublayers. It composed of 3 layers. Cell wall 3 layers से बनी होती है. Number 1 is middle lamella, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. सबसे पहले होती है प्राइमरी वॉल, फिर होती है सेकेंडरी वॉल, और इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल के दरमियान हमारे पास मिडिल लेमेला मौजूद होता है. इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल. इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल फ्रॉम और टूवर्ड द सेल. Now student, look at the picture. You have clearly seen the cell wall, nucleus and vacuole. I have told you that in plants, vacuole is present in large size. By the help of cell wall, plant cell maintain a proper shape. In plants, the cell wall is made up of cellulose. Sometimes pectin is also present, but in bacteria and in fungi it is of different substance. In cell membrane, the cell membrane, also known as the plasma membrane or cytoplasmic membrane and historically referred to as the plasma lemma, is a biological membrane that separates the interior of all cells
from the outside environment and the extracellular space which protects the cell from its environment. सेल वॉल बेसिकली क्या होता है? सेल वॉल उसका आउटर पार्ट होता है किसी भी सेल का. इट प्रोवाइड, ये सेल को बाहर की चीज़ों से महफूज रखता है, बाहर के इन्वायरमेंट से, कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ना आ जाए. इस सब चीज़ें जो है को सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है. पहले सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते थे और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता था इन हिस्ट्री. इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर. It control the transport of protein and other living organism from the environment into the cell. The nucleus is a membrane-bounded organelle that contains genetic material, DNA, of eukaryotic organisms. As such, it serves to maintain the integrity of cell by facilitating transcription and replication processes. It is the largest organelle inside the cell, taking up about a tenth of the entire cell volume. Now, what is a cell nucleus? Nucleus is also called prion. It is the important and the visible part of a cell. It was discovered in 1831. It is present in the center of animal cell. It may be spherical or irregular in shape. It consists of 4 parts: nuclear membrane, nucleoplast, nucleolus, and chromosomes. Okay, nucleus is just like a brain. It controls the activities of the cell. It is definitely fine, यानी सही तरीके से जो प्रेजेंट होता है ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ये क्या करता है? जो चीज़ सेल में आ रही है या सेल के अंदर क्या चीज़ बननी है, क्या काम होना है, ये सब इसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस. सेकेंडली, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ कॉल्ड अ जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए. अब डीएनए क्या होता है स्टूडेंट्स? डीएनए के अंदर हमारे पास जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, यानी पीछे से हमारे इनहेरिटेंस जो चली आ रही होती है. फॉर एग्जांपल, हमारे ख़ानदान के अंदर कैसी कलरिंग है, क्या साइज़ है उनका, कोई अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, वो सब इसके अंदर स्टोर होता है. इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल थिंग जिसके अंदर हर चीज़ पुरानी हमारी स्टोर होती है, महफूज होती है. Cytoplasm. In cell biology, the cytoplasm is all of the material within a cell enclosed by the cell membrane except for the cell nucleus. The material inside the nucleus and contained within the nuclear membrane is termed the nucleoplasm. अब what is cytoplasm? Cytoplasm क्या होता है? जो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से लेकर सेल और न्यूक्लियस तक जो मटेरियल होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. इट इज़ अ जेलेटिन लाइक सब्सटेंस. अब इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट चीज़ें भी पाई जाती हैं. इट इज़ द ट्रांसकोलेंट फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. It consists of an aqueous ground substance called cytosol and granular portion called cytoplasmic organelles. It consists of 90% of water. अब इसका फंक्शन क्या होता है? It serve as store house of vital chemicals. जो जितने भी केमिकल्स होते हैं जो एक लाइफ के लिए, एक सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, ये इसके अंदर स्टोर होते हैं. It is a site of metabolic reaction like protein synthesis, glycolysis, and many others. Many reactions can occur at the same time in different region of cytoplasm. अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास वाइटल केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. इसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा हो, यानी प्रोटीन बन रहा हो, या कोई दूसरा काम हो रहा हो, कोई चीज़ अंदर आ रही हो या कोई चीज़ अंदर जा रही हो. एक ही वक्त में डिफरेंट जगहों पे साइटोप्लाज्म में डिफरेंट काम हो रहे होते हैं. और साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स. Ribosomes. The ribosome is a complex molecule made up of ribosomal RNA
molecules and proteins that form a factory for protein synthesis in cells. In 1955, George E. Plade discovered ribosomes and described them as small particles in the cytoplasm that preferentially associated with the endoplasmic reticulum membrane. Now, what is ribosomes? Ribosomes are tiny structures present in a cell. They are tiny granular structures which are not bounded by membrane. They are rich in ribonucleic acid that are called RNA. They are formed in the nucleus and are either freely dispersed in the cytoplasm or attached with the rough endoplasmic reticulum. It is the organelle which is found in prokaryotic cell. अच्छा, ये जो है राइबोसोम सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में तो पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक यही ऑर्गेनल पाया जाता है। ये क्या करता है राइबोसोम? ये प्रोटीन बनाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट मेक अमाइनो एसिड्स that form protein. Now, it was discovered in 1955 by George Plade. It was a very smallest particle. Sometimes it is present freely or sometimes it attached with the endoplasmic reticulum. What is function? Ribosomes are involved in the synthesis of protein. क्या बनाते हैं? जब प्रोटीन बन रहा होता है इसको प्रोटीन बनाते हैं. They are called प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. उनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है सेल का. Vacuoles are storage bubbles found in cells. They are found in both animal and plant cells but are much larger in plant cells. Vacuoles might store food or any variety of nutrients a cell might need to survive. They can even store waste products so the rest of the cell is protected from contamination. Now, what are vacuoles? They are storage bubbles. यानी ये स्टोर करता है सेल्स की चीज़ों को. ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है. इसका काम होता है कि ये फूड को स्टोर करता है. इन प्लांट्स इट इज़ ऑफ लार्ज साइज. प्लांट में ये लार्जर होता है और एनिमल में फूड वैक्यूल या वैक्यूल भी कहते हैं इसको, ये छोटा होता है. समटाइम्स ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भी अपने अंदर स्टोर कर देता है वैक्यूल, ताकि जो सेल है उसके अंदर हार्मफुल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सर्वाइव ना जाएं और जो सेल को नुकसान ना पहुंचे. वैक्यूल इज़ अ फ्लोट फिल्ड स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. वैक्यूल जो है वो भरा होता है एक फ्लोट से और बाउंडेड बाय होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट. इन प्लांट्स देयर इज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. प्लांट्स के अंदर क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है. नाउ स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ सेल ऑफ अ प्लांट. In this picture you have seen Leydig vacuole. It is present in a plant cell in a large size. Nucleus is present on the right hand side. The cell wall is present. Cell wall is the outer cell membrane of the plant cell. Endoplasmic reticulum. Endo means inside and plasma means protoplasm reticulum. A network of membranous tubules within the cytoplasm of a eukaryotic cell continuous with the nuclear membrane. It is usually has ribosomes attached and is involved in protein and lipid synthesis. ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल वॉल से लेकर जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उस तक कंटिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ट्यूब जैसी होती है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इट इज़ यूजुअली हैज़ राइबोसोम्स. इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ ज़्यादातर
यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल और ट्यूब्यूल्स एक्सटेंडिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पूरे ये साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। Number one is rough endoplasmic reticulum and the second one is smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, it is granular because ribosomes in the form of granules are attached to it, which are involved in protein synthesis. Rough endoplasmic reticulum में granules type structures जिनको हम ribosomes कहते हैं वो अटैच होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं या फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इट इज़ नॉन ग्रैन्युलर बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू इट। स्मूथ से ही हमें पता चला कि स्मूथ होती हैं, इसके अंदर नो ग्रैन्यूल्स कोई इसके साथ अटैच नहीं होती। अब इनका फंक्शन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मदद से जो भी चीज़ हमारे सेल में आ रही है वो ट्रांसपोर्ट होती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। Endoplasmic reticulum also provide mechanical support to the cell so that its shape is maintained. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की वजह से सेल जो है अपना शेप मेंटेन रखता है। इट डिटॉक्साइजेज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। अब जो पर्सन या कोई भी लोग या कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ड्रग आ जाती है हार्मफुल, ये उसको भी उसके साइड इफ़ेक्ट से महफूज रखता है। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अ सक ऑफ स्मॉल फ्लैट स्कस light microscope and electron microscope. The main difference between light microscope and electron microscope is that an electron microscope uses beam of electrons to magnify the image of an object, while light microscope uses rays of visible light to form highly magnified images of tiny areas of materials or biological specimens. Okay student, now what is the difference between light microscope and electron microscope? Source of illumination. In light microscope we use the source of light for the visibility for magnifying of the object. लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम लाइट यूज़ करते हैं सूरज की ताकि हम किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई कर से देख सकें, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जो ऑब्जेक्ट है या जो चीज़ हमें देखनी वो हाईली मैग्नीफाइड तौर पे हमें दिख सके। मीन्स ऑफ मैग्नीफिकेशंस, लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ यूजेस ग्लास lenses for magnification. In light microscope we use glass of lenses. lenses हम यूज़ करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से ताकि हमें मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट दिख सकें। बट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप we use electromagnetic lenses instead of glass lenses. Images in light microscope is projected into human eye. In light microscope the image of specimen is projected into human eye. हम किससे देखते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप किससे? ह्यूमन आईज को डायरेक्टली देख सकती है। यू हैव सीन इन योर लाइब्रेरी, साइंस लाइब्रेरी, the image cannot focus in eye, therefore screen of photographic plate are used to review and focus the image. But in electron microscope we use photographic plates और स्क्रीन ताकि हमारे जो हमने इमेज को मैग्नीफाई किया है वो उस पर आए और फिर उसको हम अपनी ह्यूमन आई देख सकती है। डायरेक्टली हम ह्यूमन आई उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकती। रेजोल्यूशन, इट अचीव रेजोल्यूशन अबव 0.2 मीटर इन लाइट माइक्रोस्कोप
light microscope resolves about 0.2 meter, but in electron microscope it achieves a resolution of 0.2 nanometer, 1000 टाइम इम्प्रूवमेंट ओवर द लाइट माइक्रोस्कोप। यानी हम लाइट माइक्रोस्कोप में हम चीज़ों को ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा नैनोमीटर या बहुत ज़्यादा छोटे नुक्ते से बराबर छोटे चीज़ को भी हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। अमीबा or amoeba, often called amoeboid, is a typical type of cell or unicellular organism which has the ability to alter its shape primarily by extending and retracting pseudopods. Amoeba do not form a single taxonomy group. Instead, they are found in every lineage of eukaryotic organism. Now the structure of amoeba is the structure of amoeba habitat के कहाँ पाया जाता है? It is found in stagnant water, pools and ponds. कहाँ पाया जाता है अमीबा? हमें अमीबा पाया जाता है जहाँ रुका हुआ पानी होता है, वहाँ पूल्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर। इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक सेल का ये ऑर्गेनिज्म है जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इट कैन शेप ट्रांसपोर्ट इट शेप, भी अपनी जगह बदल सकता है किसकी मदद से? फेसोपोड की जगह, जो इसका ट्रांसपोर्टेटिंग ऑब्जेक्ट है या ऑर्गन है जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है इधर से उधर। इसकी मदद से ये फेसोपोड की वजह से ये अपनी जगह तब्दील कर सकता है। शेप एंड साइज, इट इज़ अ यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. It is microscopic in size, measuring about 0.25 millimeter. It has no permanent shape. It is a unicellular, यानी ये एक सेल से बना हुआ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी पानी में पाया जाता है। एक्वेटिक मीन पानी में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, यानी जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर है तो वी कैन नॉट सी इट बाय अ नेक्ड आई. इट इज़ मेजरमेंट फ्रॉम 0 millimeter एंड इट्स शेप इज़ नॉट परमानेंट, यानी इसकी जो शेप होती है वो परमानेंट नहीं होती, वो अपनी शेप जो है वो चेंज करता रहता है. सेल मेम्ब्रेन, इट्स सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टेड सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जिसकी जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट होती है एक सेल मेम्ब्रेन से, विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो उसको मदद करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर, यानी बाहर से और अंदर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है. साइटोप्लाज्म, इट्स साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. इसके जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. Just look at the picture. The outer cytoplasm is called ectoplasm and the inner cytoplasm is called the endoplasm. The inner endoplasm is viscous, translucent and granular part. ये जो अंदर का पार्ट होता है वो थोड़ा सा ट्रांसकुलेंट होता है और ग्रैन्यूल्स टाइप के इसमें प्रेजेंट होते हैं. वैक्यूल्स इन अमीबा, 2 types of vacuoles are present. Number 1 is contractile vacuole and 2 is food vacuole. Contractile vacuole endoplasm contain a contractile vacuole which remove the excess amount of water from the body. Contractile vacuole क्या करता है? ये अमीबा के अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जो एक्सेस अमाउंट में यानी ज़्यादा मिकदार में जो पानी इसके अंदर आ जाता है वो उसको बाहर निकालता है. Contractile vacuole. Whether food vacuole of different size are present in amoeba. different size के food vacuole present होते हैं अमीबा के अंदर. they contain food particles. जाहिर सी बात है food vacuole है तो आपको food क्या होता है? खाना, तो वो खाना स्टोर करते हैं. food vacuole store food. nucleus is usually found in the center, but as amoeba moves the nucleus changes its position. nucleus controls all the activity of the cell. इन अमीबा न्यूक्लियस इज़ यूजुअली फाउंड इन द सेंटर. अमीबा के अंदर ज़्यादातर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में पाया जाता है, बट जब ये अपनी शेप जगह चेंज कर रहा होता है पोजीशन, तो जो न्यूक्लियस है उसकी जगह भी चेंज होती रहती है. न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. जो न्यूक्लियस है इज़ लाइक अ ब्रेन.
जैसे ब्रेन हमारी हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, हर एक्शन को, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस तमाम सेल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। मूवमेंट लोकोमोटरी ऑर्गन, अमीबा मूव बाय प्रोड्यूसिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फेस्डोपोडिया। फेस्डो मीन फॉल्स एंड पोडिया मीट फीड। अमीबा कैसे मूव करता है? अमीबा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम कहते हैं फेस्डोपोडिया। फेस्डो मीन फॉल्स यानी अनट्रू, फॉल्स गलत, गलत से मुराद नहीं होगा यानी ट्रू, जैसे पाँव होता है वैसा पाँव नहीं होता, एक फीट लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। दे ऑल्सो यूज टू कैप्चर फूड पार्टिकल विच आर दैन हेल्ड इन फूड वैक्यूल। और फेस्डोपोडिया जो है वो हेल्प भी करता है कि कोई भी फूड मटेरियल को कैप्चर करने के लिए। फिर वो फेस्डोपोडिया से कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ चला जाता है? फूड वैक्यूल के अंदर। द मूवमेंट ऑफ अमीबा इज कॉल्ड अमीबॉइड मूवमेंट। जो मूवमेंट है अमीबा की हम उसको कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। You have seen फेस्डोपोड in the picture. Food vacuole is also present. You have distinctly, आप अच्छी तरीके से न्यूक्लियस भी आपको देखें सेंटर में भी मिल रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी आपको पिक्चर में आराम से नज़र आ रहा है। मेम्ब्रेन you have seen clearly. Cell division. Cell division is the process by which a parent cell divides into two or more daughter cells. Cell division usually occurs as part of a larger cell cycle. Growth and development of an organism depends upon the production of new cells by the process of cell division. Cell division is the process of division of cell to produce new cells. Cells division के ज़रिए कोई भी सेल प्रोड्यूस करता है न्यू सेल्स। अब न्यू सेल्स हमें क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? फॉर एग्जांपल हमें कहीं चोट लग गई हमारे, तो हमारी वो जगह उसको फिल्ड अप करने के लिए हमें सेल्स चाहिए होते हैं। अब सेल्स कोई डैमेज हो गया है तो उसके लिए भी हमें, उसकी रिकवरी के लिए हमें, मतलब उसको रिप्लेस करने के लिए भी हमें सेल चाहिए। सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब कोई सेल जो है, कोई ऑर्गेनिज्म न्यू सेल्स नहीं बनाता तो उसकी डेथ अकर हो सकती है, बिकॉज न्यू सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिकवरी एंड फॉर द लाइफ। Cell division is the process by which a parent cell divides into two or more daughter cells. Cell division के तहत जो एक parent cell है जिससे एक सेल डिवाइड होता है उसको क्या है? parent cell। वो या तो 2 daughter cells में डिवाइड होता है या 4 daughter cells में। कोई सेल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेल है, जब वो डिवाइड होने लगेगा तो हम उसको कहेंगे पेरेंट सेल, और जब वो कितनी क्वान्टिटीज़ में डिवाइड होगा उस हम सेल्स को कहेंगे डॉटर सेल्स। सेल डिवीज़न जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी सेल का, उसकी लाइफ साइकिल के अंदर। नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इन द सेल डिवीज़न इन सेल बायोलॉजी, माइटोसिस इज अ पार्ट ऑफ द सेल cycle when replicated chromosomes are separated into 2 new nuclei. New cell division gave rise to genetically identical cells in which the number of chromosome is maintained. माइटोसिस जो है वो सेल बायोलॉजी का बहुत अहम किरदार है, पार्ट है। माइटोसिस जो है वो लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है, जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं 2 न्यू न्यूक्लियाई के अंदर, और जो इन माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो मेंटेन रहती है, यानी जितनी पेरेंट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगी उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इट इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन एज अ रिजल्ट ऑफ विच 2 डॉटर सेल्स formed. Cells are formed containing same number of chromosomes as in a parent cell. Now in mitosis comprises of two main events, karyokinesis and 2 is cytokinesis. What is karyokinesis? Karyokinesis is the division of nuclei, whether cytokinesis is a division of cytoplasm. Karyokinesis in mitosis is divided into 4 phases. Prophase is the first phase of mitosis, the process that separates the duplicated genetic material carried in the nucleus of a parent cell.
into two identical daughter cells. During prophase, the complex of DNA and protein contained in the nucleus, known as chromatin, condenses. In prophase, we have 4 steps. First, the nuclear membrane gradually disappeared. 2. Nucleolus also disappears. Chromatin network resolves and individual chromosome make their identity. Each chromosome consists of 2 chromatids which are attached with each other at the point of centromere. Centromeres get divided into centroids which go towards the opposite pole. Then centromeres form the spindle fibers, which are specific protein arises from the centrioles. Prophase is the first phase of the mitosis. It duplicates the genetic material in the nucleus of a parent cell. प्रोफेज में क्या होता है? सबसे पहले प्रोफेज जो है सबसे पहला फेज है माइटोसिस का. इसके अंदर डीएनए जो होता है वो डेलिकेट जो होता है वो प्रोमिनेंट सा हो जाता है और 2 क्रोमेटाइड्स में चेंज हो जाता है. सबसे पहले क्या होता है प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाती है वो डिसअपियर हो जाती है. उसके बाद न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो डिसअपियर हो जाता है. उसके बाद हमारे जो क्रोमेटाइन नेटवर्क होते हैं डीएनए के क्रोमोसोम्स के वो थिक हो जाते हैं और क्रोमेटाइड्स बना लेते हैं और वो एक पॉइंट से अटैच हो जाते हैं. दे फॉर्म एक्स लाइक स्ट्रक्चर. एक पॉइंट से अटैच हो जाते हैं. फिर सेंट्रोमियर जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं सेंट्रियोल्स के अंदर और वो अपोजिट पोल्स की तरफ डिवाइड होना शुरू कर जाते हैं. उसके बाद सेंट्रोम्स में से स्पाइंडल्स फाइबर धागे लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो निकलते हैं सेंट्रियोल्स की तरफ में से. Metaphase is the stage of mitosis in the eukaryotic cell cycle in which chromosomes are at their second most condensed and coiled stage. They are at their most condensed in anaphase. In metaphase is the second step after prophase in which chromosome become most condensed and coiled stage हो जाता है. मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं वो अरेंज करते हैं इक्वेटर के एट द इक्वेटर एंड बिकम वी और एल लाइक इन शेप. ये इक्वेटर यानी जो सेल न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस तो डिसअपेयर हो गया लेकिन जो उनका सेंटर में वो जो होता है उसके अंदर अपेयर हो जाते हैं, अरेंज होते हैं और वी या एल लाइक शक्ल के हमें शेप में दिख रहे होते हैं. स्पाइनल फाइबर्स जो होते हैं वो ईच पोल की तरफ से अटैच हो रहे होते हैं ऑफ ईच क्रोमोसोम एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर. Then anaphase is the stage of mitosis after the process of metaphase when replicated chromosomes are split and the newly copied chromosomes daughter chromatids are moved to the opposite poles of the cell. During the anaphase, spindle fibers contracting as a result of which chromosome break into 2 chromatids which move toward opposite pole. अब एनाफेज में क्या होता है? जो स्पाइनल फाइबर्स निकल रहे थे वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और क्रोमेटाइड को अपोजिट पोल की मतलब मुखालिफ सिम में खींचना शुरू कर देते हैं जिसकी नतीजे में क्या होता है? जो क्रोमेटाइड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं 2 हिस्सों में. टेलोफेज इज द 5th and the final phase of mitosis, the process that separate the duplicated genetic material carried in the nucleus of a parent cell into 2 identical daughter cells. Telophase or telophase begins once the replicated paired chromosomes have been separated and pulled to the opposite side or poles of the cells. During telophase, changes take place. 2 groups of chromatids are formed at the opposite pole. जो ट्रू क्रोमेटाइड जो हमारे क्रोमेटाइड्स बन गए थे वो अपोजिट पोल की तरफ अरेंज हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं. स्पाइनल फाइबर डिसअपेयर्ड होना शुरू हो जाते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर होना शुरू हो जाती है अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमेटाइड्स और ऐसे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं.
न्यूक्लियस दोबारा से जाहिर सी बात, जब दो न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, क्रोमेटाइड्स सेपरेट हो गए, उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, तो उनके अंदर न्यूक्लियोलस जो होता है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद साइटोकिनेसिस अकर एट द एंड ऑफ टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर जब न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट होती है। The division of cytoplasm is called cytokinesis. After telophase, division of cytoplasm take place, as a result of which two daughter cells are formed. Both daughter cells contain daughter nuclei and both daughter cells are same as the parent cell. After telophase, cytoplasm divides and form two daughter cells, and each daughter cell has same number of chromosomes as a parent cells. Significance of mitosis. Mitosis is a process where a single cell divides into two identical daughter cells, cell division. During mitosis, one cell divides once to form two identical cells. The major process of mitosis is for growth and to replace worn out cells. माइटोसिस जो है वो एक सिंगल सेल जब डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स के अंदर, और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमेटाइड्स मेंटेन रहते, नंबर ऑफ क्रोमेटाइड यानी जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स जो है वो मेंटेन रहती है। यानी जितने पेरेंट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डॉटर सेल्स के अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट सेल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माइटोसिस ज़रूरी है, सेल डिवीजन ज़रूरी है ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सके और उसके जो सेल्स हैं जो डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर हो सके, उनकी जगह न्यू सेल्स आ सकें। माइटोसिस इज हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म with few exception. All kind of sexual reproduction and vegetative propagation take place by mitosis. Due to mitosis, number of chromosomes in every cell of the body remain constant because daughter cells are formed as a result of mitosis and contain same number of chromosomes as compared to parent cell. The healing of wounds, repair of wear and tear within organisms take place by means of mitosis. Meiosis is the type of division as a result of which two daughter cells are formed containing half number of chromosomes as compared to parent cell. Meiosis is the type of cell division in which हमें कितने डॉटर सेल्स मिलते हैं, 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं, और क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है, हाफ होती है इनके पेरेंट सेल से. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ इन मियोसिस. दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन जर्म सेल्स. जर्म सेल्स मीन रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं उनके अंदर. ओके, meiosis comprises of 2 types of cell division. One, first meiotic division, meiosis 1, and second is second meiotic division, meiosis 2. Meiosis 1, prophase 1. In this phase, homologous chromosomes in pair. Each chromosome consists of 4 chromatids. Each homologous chromosome join to exchange their part at certain paces. This exchange is called crossing over. In prophase, nuclear membrane and nucleolus disappears. Chromatide network resolve in chromosomes and homologous chromosomes of same size, length and shape arrange in pairs. यानी वो क्रोमेटाइन जो एक साइज़ के होते हैं, एक शेप के होते हैं और उनकी लेंथ एक जैसी होती है, वो एक साथ पेयरिंग कर लेते हैं. एंड देन दे पेयर्ड एंड क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच होमोलोगस क्रोमोसोम्स चेंज देयर मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल. जब 2 क्रोमोसोम जिनका साइज़, लेंथ और शेप एक जैसी होती है वो एक साथ पेयरिंग कर लेते हैं तो वो कहीं
कहीं से आपस में अपनी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं, यानी जिनके क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपस में अपने जो पार्ट्स होते हैं थोड़े से एक्सचेंज करते हैं. स्पाइंडल फाइबर्स मेक देयर अपीयरेंस. दिस प्रोफेज इन meiosis is very important because crossing over take place. होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने पार्ट्स अपने अलग अलग जगहों से. सो वो चीज़ क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर. देन मेटाफेज 1. द फर्स्ट मेटाफेज ऑफ meiosis 1 encompasses the alignment of paired chromosome along the center metaphase plate of a cell, ensuring that two complete copies of chromosomes are present in the resulting two daughter cells of meiosis 1. Metaphase 1 follows prophase 1 and precedes anaphase 1. In metaphase, homochromosomes arrange themselves on the equator on the center of the nuclei and of the spindle fibers. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं ऑफ द न्यूक्लियाई. Spindle fibers from each side get attached with centromere of homologous pair at that site. Anaphase 1. The members of homologous chromosomes pairs now begin to separate and move towards opposite pole. When homologous chromosomes arrange on the center, they separate from each other and move toward the opposite pole. यानी एनाफेज के अंदर जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो जाते हैं तो फिर वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और मुखालिफ सिम्त में मूव होना शुरू हो जाते हैं इन एनाफेज 1. टेलोफेज 1. इन दिस फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड ईच ऑफ क्रोमेटाइड्स द साइटोप्लाज्म डिवाइड फॉर्मिंग टू डॉटर सेल्स. जब जो क्रोमोसोम्स थे जो आपस में क्रॉसिंग ओवर करके वो स्पाइंडल फाइबर्स से एक दूसरे के अपोजिट सिंथ में सेपरेट हो गए थे, तो इन टेलोफेज क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ईच क्रोमेटाइड सेल के वो अपेयर हो जाती है और न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी आ जाता है. आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन द साइटोप्लाज्म डिवीजन टेक प्लेस एंड फॉर्म टू डॉटर सेल्स. meiosis 2. Prophase 2. Nuclear membrane disappeared and formed spindle fibers. When meiosis 1 completed, meiosis 2 is occur. In meiosis 2, haploid cells form 4 new haploid cells. Now, what is haploid cells? Haploid cells stand for number of chromosomes become half as compared to their parent cells. In meiosis, number of chromosome become haploid. Haploid mean half हो जाती है number of chromosome उनके parent से. फॉर एग्जाम्पल अगर क्रोमोसोम्स अगर हम ह्यूमन बीइंग की एग्जाम्पल ले लें तो उनके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब वो meiosis डिवीजन होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगी. 46 का क्या हाफ होता है? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन cell after meiosis. In prophase 1, when prophase 2 occur या जब prophase 2 स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले डिसअपियर होना शुरू होती है, फिर न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर होता है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कंसिस्ट होते हैं 2 क्रोमेटाइड्स के ऊपर जो पे एक्स शेप्ड होते हैं वो अरेंज होते हैं और उसके अंदर से स्पाइनल फाइबर्स जो होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, किसमें से? सेंट्रियोल्स में से. In metaphase 2, in this phase chromosomes arrange themselves on the equator. In metaphase में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं बीच में ऑफ अ सेल. सेंटर में, इक्वेटर से मुराद है सेंटर ऑफ द सेल. एनाफेज chromatids separate from each other and migrate to opposite pole.
इन एनाफेज 2, एनाफेज 2 में क्या होता है, जो क्रोमेटाइड क्रोमोसोम्स कॉन्सिस्ट होते हैं 2 क्रोमेटाइड से, वो आपस में में सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। In telophase 2, in this phase, nuclear membrane around each cell of chromatids begin to appear. The cytoplasm divide forming 2 daughter cells. 4 daughter cells are produced at the end, each possessing a haploid nucleus. Thus, meiosis produces cells with haploid number of chromosomes. In telophase 2, टेलोफेज 2 में क्या होता है, जब क्रोमेटाइड्स आपस में एनाफेज के अंदर सेपरेट होना शुरू हो गए थे, तो क्या होता है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाती है क्रोमेटाइड्स के ग्रुप के इर्द गिर्द, देन आफ्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलियस अपेयर होना शुरू हो जाती है और 4 नंबर ऑफ डॉटर सेल बन जाते हैं 2 सेल्स से। After telophase, cytokinesis, that is the division of cytoplasm, occurs. As a result of which 4 haploid daughter cells are formed. जब इन टेलोफेज के अंदर एक सेल पैरेंट सेल से पहले 2 सेल्स बनते हैं, फिर 2 सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। इन meiosis, number of chromosome become half, mean haploid number of chromosome will be occur. Different stages of meiosis. Prophase 1, students, look at the picture. You have seen 2 chromosomes. One is of color blue and the other one is red. आप देखिए 2 क्रोमोसोम आपस में जुड़े हैं और 2 जगहों से आपस में मिल रहे हैं। ये जहाँ मिल रहे हैं हम इस चीज़ को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के अंदर जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होता है। दैट इज़ वाई meiosis so important, because the genes of different chromosome exchanges. The chromosome and condense and the nuclear envelope breaks down and crossing over take place. In metaphase 2, pair of homologous chromosomes move to the equator of the cells. आप मेटाफेज के अंदर देखें होमोलोगस क्रोमोसोम से मुराद है जो एक जैसे होते हैं, एक साइज़ के होते हैं, एक शेप के होते हैं और जिनकी एक जैसी लेंथ होती है। जो एक जैसे होते हैं वो हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो मूव करते हैं इक्वेटर यानी एट द सेंटर ऑफ द सेल। इन एनाफेज 2, homologous chromosomes move to the opposite poles of the cell. इन एनाफेज आप देख रहे हैं, एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे की मुखालिफ सिम्त में खींचे जा रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। अब इसमें आप देखें कि रेड के साथ ब्लू पार्ट भी लगा हुआ है और ब्लू के साथ रेड पार्ट भी लगा हुआ है। ये इसलिए शो कर रहा है यहाँ एक्सचेंज ऑफ जीन्स क्रॉसिंग ओवर हुई है। इन टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स गैथर्ड एट द पोल ऑफ द सेल्स एंड द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। इन टेलोफेज जब क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ गैथर्ड हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो जो साइटोप्लाज्म जो होता है डिवाइड करना शुरू होता है। टेलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है जब क्रोमोसोम्स जो होते हैं ए हैं अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, सारे एक जगह जमा हो जाते हैं। देखिए सेल है 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है। न्यूक्लियस में पहले क्रोमोसोम्स जो होते हैं मुखालिफ सिंध में 2 अलग अलग जगह सेपरेट हो गए हैं। इनके दरमियान इर्द गिर्द पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी इन क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द, देन इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यानी ये न्यूक्लियस बन गया तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस यानी उसका जो फ्लूइड है वो आएगा। देन साइटोकाइनेसिस, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस। In prophase 2, a new spindle form arrange the around the chromosomes. प्रोफेज 2 में क्या होता है, न्यू स्पैंडल फाइबर्स जो होते हैं वो बनना शुरू होते हैं क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द। इन मेटाफेज 2, क्रोमोसोम लाइन अप एट द इक्वेटर। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर में आना शुरू हो जाते हैं। इन एनाफेज 2, सेंट्रोमियर डिवाइड एंड क्रोमेटाइड मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। अभी देखें क्रोमोसोम पहले 2x शेप में था तो हम उसको क्रोमोसोम्स कह रहे थे, लेकिन जब यहाँ ये एनाफेज के मेटाफेज के अंदर ये सेपरेट हुआ और एनाफेज में डिवाइड होना शुरू हुआ, x से ये सिंगल
एक पार्ट रह गया, एक्स शेप था मेटाफेज में और एनाफेज में ये सिंगल पार्ट हो गया, तो हम इस क्रोमोसोम को कहेंगे क्रोमेटाइड्स। और जिनके बीच में आपके गोल सा इसको लिख रहा है, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पहले डिवाइड होगा और उसके बाद जो क्रोमेटाइड्स होंगे वो अपोजिट पोल पे के सेल से मूव होना शुरू हो जाएंगे। इन टेलोफेज न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म अराउंड द ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स and then nuclear membrane formed, and after nuclear membrane nucleolus appear, and after that the cytoplasm divide. Tissues, any of the distinct type of material of which animals or plants are made, consisting of specialized cells and their products. किसी भी टाइप से जो एनिमल्स बने हैं, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। व्हेन द ग्रुप ऑफ सेल विच हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दे कंबाइन दे फॉर्म टिश्यूज। जब सेल्स का वो सेल जो एक जैसे हों स्ट्रक्चर में और उनका फंक्शन भी एक हो, जब ये आपस में सारे जुड़ जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यूज, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज. Number 1 is plant tissue and number 2 is animal tissues. Plant tissues. In plant anatomy, tissues are categorized broadly into 3 tissue systems: the epidermis, the ground tissues and the vascular tissues. Epidermis, cells forming the outer side of the leaves and of the young plant body. Vascular tissues, the primary component of vascular tissues are xylem and phylum. In plant anatomy, anatomy कहते हैं study of the internal structure of the organisms. अब इन plants tissues में हमारे पास 3 broadly major types of tissues हैं. Number 1 is epidermis tissue, number 2 is ground tissue and the number 3 is vascular tissue. Epidermis means cells forming the outer surface of the leaves. Epidermis tissues क्या होते हैं? जो outer surface of cells of leaves का cover करते हैं young plant में, उसको हम कहते हैं epidermis tissues. Vascular tissues कहते हैं ये primary component हैं हमारे tissues के, second हैं and they are the basics. Vascular tissues and they are consist of xylem and phylum. And number 3 is ground tissues. In plant tissues, the tissues are present at different places in plant body. There are 2 major types of tissues in plant. Number 1 is meristematic tissues. Meristematic tissues or simply meristem are tissues in which the cells remain forever young and divide actively throughout the life of the plant. When meristematic cells divide into 2, the new cells that remain in the peristem is called an initial and the other called the derivative. In meristematic tissues, the tissues is also called the simple meristem. In this tissue, the cells are young forever. ये हमेशा young रहते हैं और ये divide होते रहते हैं अपनी पूरी life. मर्स्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये बने होते हैं ज़ाहिर सी बात है मर्स्टेमेटिक सेल्स के, और मर्स्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं ये हमेशा यंग रहते हैं, यानी दे डोंट बिकम ओल्ड. द न्यू सेल रिमेन इन द मेरिस्टेम कॉल्ड द इनिशियल. जो मतलब जो सबसे पहले मेरिस्टेम में जो सेल होता है इसको हम कहते हैं इनिशियल, और जो उससे जो बना होता है उसको कहते हैं और डेरिवेटिव. इन मर्स्टेमेटिक टिश्यूज़, the tissues contain cell which can be divided and produce new cells. The tissues have thin cell in the center. The tissues have thin cell wall. उनका cell wall क्या होता है? meristematic tissues के cells का thin cell wall होता है. Their cells are smaller in size. उनके जो size होता है वो छोटा होता है. Their cells have nucleus in the centers. उनके सेल्स का न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में होता है.
Their cells have nucleus in the center. These tissues are present at the tip of roots and apex of shoots. ये टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं? These tissues are present at the tip of the root, यानी जो रूट होता है उसके टिप पे पाए जाते हैं और एपेक्स ऑफ द शूट के. They help in increasing the size of root and shoot during growth. They क्या पेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं प्लांट को कि उनकी रूट्स की साइज़ बढ़े और उनका शूट के ऊपर से भी बढ़े, नीचे से भी बढ़े, नीचे से इसके रूट्स बढ़े और ऊपर से इनकी शूट्स, इनकी लेंथ बढ़े. इनका फंक्शन क्या होता है? This tissue contains cells which have the ability to divide so that the number of cells increases and organism can grow. जाहिर सी बात है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड रहें एंड दे बिकम एंड दे डोंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज which has lost the power of cell division. Cells of permanent tissues are matured, assume a defined shape, size and function. परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं जिनके सेल्स जो होते हैं वो पावर ऑफ डिवीजन, यानी उनके सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होने की ताकत, जो सलाहियत होती है वो खो देते हैं. तो इन परमानेंट टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, उनका शेप, साइज़ और फंक्शन वो डिफाइंड होते हैं, यानी वो चेंज नहीं होता. उनका जो शेप, साइज़ और फंक्शन होता है वो एक जैसा रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है. एक प्रॉपर शेप होता है, उनका साइज़ होता है और फंक्शन होता है. अब हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर भी 4 टाइप्स आ जाती हैं. नंबर 1 इज़ एपिडर्मल टिश्यूज़, नंबर 2 इज़ ग्राउंड टिश्यूज़, नंबर 3 इज़ सपोर्टिंग टिश्यूज़ एंड नंबर 4 इज़ कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यूज़. परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर के जो सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं, उनकी सेल वॉल, और उनका जो साइज़ होता है वो लार्ज साइज़ होता है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है. दिस टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैविंग डिफरेंट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma is a type of simple tissue. Parenchyma, the function tissue of an organ as distinguished from the connective and supporting tissue. This tissue is distinguished between the connective and supporting tissue. In parenchyma tissue, they are thin-walled living cells which are equally expanded in the all sides. यानी थिन वॉल होते हैं, इनकी जो वॉल होती है इन सेल्स की, इन पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की, वो क्या होती है? वो थिन वॉल होती है इनके सेल्स की. दीज सेल्स हैव इंटर सर्कुलर स्पेसिस. इन सेल्स के अंदर, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिस होते हैं. एंड दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनके अंदर पैरेन्काइमा टिश्यूज़ पाया जाता है. उनका फंक्शन ये होता है, दीज सेल्स आर बेसिकली मीट ऑफ स्टोरिंग फूड बट दे ऑल्सो प्रिपेयर सम फूड. इनका फंक्शन क्या होता है प्राइमरी टिश्यूज़ का, कि वो ज़्यादातर स्टोर करते हैं फूड को, लेकिन समटाइम्स ये कुछ फूड्स भी बनाते हैं. वाइल कोलेनकाइमा टिश्यूज स्ट्रेंथेंड बाय द थिकनिंग ऑफ सेल वॉल एज इन यंग शूट्स. कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, यानी जो उनकी सेल वॉल होता है वो थिक होता है, मोटा होता है यंग शूट्स के अंदर. इनके जो सेल्स होते हैं वो थोड़े लंबे टाइप के होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, मतलब सर्कल नहीं होते, ये एड लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे एग का होता है ना उस टाइप के होते हैं ये. देयर कॉर्नर आर फिल्ड विद सेलुलोज एंड पिक्टिन. इनके जो कॉर्नर्स होते हैं कोलेनकाइमा के वो फिल्ड होते हैं फ्लोट से और सेलुलोज से और पिक्टिन से. ये पाए जाते हैं. कोलेनकाइमा टिश्यूज आर फाउंड इन कॉर्टेक्स ऑफ मिडरिब एंड पेटियोल्स ऑफ लीव्स एंड इन यंग हर्बीवोरस स्टेम्स. इनका फंक्शन ये होता है कि इनको कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं. कोलेनकाइमा को हम कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी कहा जाता है. पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा को हम सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड रिगिडिटी एंड सपोर्ट टू द प्लांट. Now we have sclerenchyma.
Skeleton tissue in a plant formed from cells with thickened wall, typical lignified walls. स्केलेनकाइमा टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो इनके जो वॉल होता है वो थिक होता है, मोटा होता है और डेड सेल्स से का होता है. दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, नैरो एंड लिग्निफाइड सेल्स. इनके जो सेल्स होते हैं स्केलेनकाइमा के टिश्यूज़ के, वो लंबे होते हैं, कॉर्नर्स की तरफ से नैरो होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं. दे बिकम हार्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लिगेन. ये हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि लिगेन सब्सटेंस होता है जो इसको हार्ड बनाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है हमारा सपोर्ट होता है वो स्टैंड कर सकता है इन टिश्यूज़ की वजह से. दे आर फाउंड इन साइलम एंड इन हार्ड फ्रूट कोट्स. ये स्केलेनकाइमा में भी पाए जाते हैं और हार्ड फ्रूट जो होते हैं उनके कोट्स में भी पाए जाते हैं. यानी जैसे हमारे पास आप ले लें आलमंड्स हो गए, ये दे आर प्लांट ना, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो उनके जो कोट्स होते हैं मोटे सख्त छिलके, उनके अंदर भी स्केलेनकाइमा टिश्यूज़ पाए जाते हैं. Vascular tissues is a complex conducting tissues formed of more than one cell type found in vascular plant. The primary component of vascular tissues are xylem and phylum. These two tissues transport fluid and nutrients internally. Vascular tissues जो होते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं. कंडक्टिंग मतलब होता है ये कनेक्ट में रखते हैं पूरे प्लांट को. ये जिनके जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के ऊपर होते हैं, साइलम एंड फाइलम. इन टिश्यूज़ के ज़रिए, वस्कुलर टिश्यूज़ के ज़रिए जो प्लांट के अंदर फ्लूइड है, वाटर या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट होती हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, इस तरीके से प्लांट में वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं. सपोर्टिंग टिश्यू. So, a supportive tissue is a type of connective tissue in which the matrix is hard and rigid due to the presence of inorganic salts. The matrix encloses few cells. Adding on fibers may be present or absent. It is also known as skeletal tissue since it forms the supporting framework of the body. सपोर्टिंग टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक रिगिड टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, यानी इनके जो सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं, जिसकी वजह से जो पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है वो सख्त हो जाता है और प्लांट को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सपोर्टिंग टिश्यूज़. ग्राउंड टिश्यूज़. A ground tissues is a plant tissue other than those of dermal tissues and vascular tissues. It arises from the ground meristem. It fills in soft part of the plant such as cortex, pith and pericycle etc. So ground tissues जो होते हैं ये वो tissues होते हैं जो ज़्यादातर ग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं ऑफ मेरिस्टेम. ये फिल करते हैं सॉफ्ट पार्ट प्लांट्स के अंदर, जैसे कॉर्टेक्स, पिथ एंड पेरिसाइकिल. दे आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मल लेयर. दे फॉर्म द कॉर्टेक्स ऑफ प्लांट बॉडी एंड आर अरेंज इन सेवरल लेयर्स. इनका स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है? द सेल्स विच फॉर्म द ग्राउंड टिश्यूज आर पेरेन्काइमेटस cells which are living in character containing chlorophyll and are in irregular shape. They are cells of ground tissues बने होते हैं पेरेन्काइमेटस टिश्यूज से, जिसका करेक्टर ये होता है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनका शेप कांस्टेंट नहीं होता है, इरेगुलर शेप के होते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे फॉर्म फूड ऑफ द प्लांट. फंक्शन क्या होता है? दीज टिश्यूज परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. खाना बनाते हैं और खाना बनाने को जो प्लांट्स में जो मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मेड ऑफ फूड को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. एंड ऑल्सो स्टोर एक्सेस फूड. और जो एक्सेस फूड यानी जो ज़्यादा दाम में ये प्लांट्स फूड बना लेते हैं वो भी ग्राउंड टिश्यूज उसको अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं. एनिमल टिश्यूज. एनिमल सेल्स विद द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. There are 4 types of animal tissues: epithelial tissues, connective tissues,
मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज। एनिमल्स टिश्यूज जो बने होते हैं वो व्हाट आर द टिश्यूज सिमिलर सेल्स दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन when they group together they form a tissues. In animal cells, when the same structure and function of cells group together and form tissues, we have 4 types of animal tissues: epithelial tissues, connective tissue, muscle tissue and nervous tissues. Epithelial tissues line the outer surface of organs and blood vessels throughout the body, as well as the inner surface of cavities in many internal organs. An example of epidermis is the outermost layer of the skin. There are 3 principal shapes of epithelial cell: squamous, columnar and cuboid. In epithelial tissues जो हैं वो लाइन बनाते हैं, यानी इट्स द आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स होते हैं एंड ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी, और जिनके अंदर कैविटीज़ होती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर। एक एग्जांपल हमारे पास एपिडर्मिस टिश्यूज़ की है, जैसे स्किन, ये इट इज़ अ टिश्यू ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हमारे पास 3 बेसिक शेप्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के सेल के: स्क्वैमस स्क्वायर, कॉलमनर कॉलम टाइप के एंड क्यूबाइडल यानी क्यूब शेप के। ये ज़्यादातर आउटर कवरिंग में पाए जाते हैं ऑर्गन्स की। ऑन का फंक्शन ये होता है कि प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, और दे ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन इन सेवरल पार्ट, दे फॉर्म ग्लैंड्स। अब जैसे बात है, अगर एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट हैं तो ये हमारे स्किन से स्वेटिंग यानी जो पसीना आता है वो बाहर निकालते हैं हमारे स्किन से, एंड समटाइम्स इनहेल। अब ह्यूमंस में तो स्किन से सिर्फ स्वेटिंग बाहर निकलती है, स्किन से कोई चीज़ अंदर नहीं जाती। लेकिन जैसे आप फ्रॉग को ले लें, फ्रॉग जो है वो उसकी जो स्किन होती है वो ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी सर्व करती है। It is because of the presence of epithelial tissue on the skin of frog. Connective tissues that connect, support, binds or separate other tissues or organs, typically having relatively few cells embedded in amorphous matrix, often with collagen of other fiber and including cartilaginous, fatty and elastic tissues. Connective tissues वो टिश्यूज़ होते हैं जो दूसरे टिश्यूज़ को आपस से में मिलने से रोकते हैं, और समटाइम ये एम्बेडेड होते हैं एमॉर्फस मैट्रिक्स के अंदर। दिस टिश्यूज़ विच connect different organs, they sometimes connect different organs and tissues of the body with one another called connective tissue. तभी इनको connective tissues किया जाता है। ये दूसरे organs को आपस में separate करते हैं, sometimes को connect करते हैं। They may be soft or hard, present in the body fluid. चीज़ समटाइम्स सॉफ्ट भी हो सकते हैं और समटाइम्स हार्ड भी हो सकते हैं, कैसा इसका बॉडी का फ्लूइड जिसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वजह से। द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इज दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। ग्राउंड सब्सटेंस एक होता है जिससे बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, और इलास्टिक फाइबर्स होती हैं, यानी इलास्टिक मीन जो खींच सकती हैं फाइबर, जैसे रबर बैंड खींचता है इलास्टिक फाइबर से, जो वाइट भी होती हैं और वाइट होती हैं समटाइम्स, एंड समटाइम्स दे आर ऑफ कलरलेस एंड सेल्स। इनका फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दस फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर, सॉफ्ट में अगर आप ले लें तो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल है फैटी टिश्यूज़, कार्टिलेज टिश्यूज़ की। अगर आप हार्ट अगर हमारे पास कोई कनेक्टिव टिश्यू हो तो हमारे पास उसकी एग्जांपल है बोन की। बोन देखिए हमारे पास हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड होती है, सख्त होता है, तो ये क्या है हमारे पास हार्ट में एग्जांपल आ गई कनेक्टिव टिश्यूज़ की। और फ्लूइड फिल की, यानी जिसके अंदर फ्लूइड होता है, वो हमारे पास एग्जाम्पल है ब्लड की। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Muscular tissues. Muscle tissue is a soft tissue that composes muscles in an animal bodies and give rise to muscles.
ability to contract. This is opposed to the other component or tissues in muscle such as tendon or pericyum. In muscular tissues, these are the tissues that are present on the muscles of the body and they are help the body to, जैसे हमारे हाथ में प्रेजेंट होती है मस्कुलर टिश्यूज़, तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट यानी फैलाने में और सुकेड़ने में मदद करती हैं। जब हम फॉर एग्जांपल हमने अपना हाथ सीधा किया तो हमारे जो मसल्स हैं, टिश्यूज़ मसल्स हैं हाथ की, तो वो स्ट्रैक्ट हो गई, और जब हमने इसको कंबाइन किया यानी बंद किया हमने अपने हाथ को, पूरे हैंड को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई यानी सुकड़ गई। These tissue form the muscles of the body and are called muscular tissues and they are most abundant tissues of the body. बहुत सारी तादाद में ये muscular tissues पाए जाते हैं। The structure is made, they are of elongated cells, इनके elongated cells के बने होते हैं, which form protein, actin and myosin fibers. किस चीज़ के बनी होती हैं मसल्स? प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स की बनी होती हैं, जो गैथर्ड होती हैं इन द बंडल्स ऑफ टू फॉर्म मसल्स। ये दोनों जो प्रोटीन्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं और फॉर्म बनाते हैं मसल्स। The function of muscle is have to provide the tendency of contraction and relaxation due to muscle contract and relax. Hence these tissues help the animals to in their movement. जैसी बात है, जब मसल्स की वजह से ऑर्गन जो होते हैं मसल्स एनिमल जो है मूव कर सकता है, अपनी जो हाथ पाँव चला सकता है, तो ये मदद करते हैं एनिमल्स की मूवमेंट के अंदर। Nervous tissues. Nervous tissue is one of 4 major classes of tissue. It is specialized tissue found in the central nervous system and the peripheral nervous system. It consists of neurons and supporting cells called neuroglia. The nervous system is responsible for the control of body and communication among its parts. नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं ये सबसे अहम टिश्यूज़ होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं, ये नर्वस सिस्टम में जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उसको कहते हैं नर्वस टिश्यूज़। ये बने होते हैं न्यूरॉन से और नॉर्जिलिया से। These tissue which form the nervous system in animal bodies are called nervous tissues. These tissues are present in brain, spinal cord and nerves. स्ट्रक्चर क्या होता है नर्वस टिश्यूज़ का? ये बने होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के से जिसे हम कहते हैं नर्वस और नर्व सेल्स, विच कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इनका जो नर्वस टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये कंडक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन बिजली की रफ्तार से। बिजली भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की रफ्तार से ये कंडक्ट, बल्कि उसकी भी मैं बोलूँगी ज़्यादा रफ्तार से इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है नर्वस टिश्यूज़ का? जब नर्वस टिश्यू कंडक्ट इंफॉर्मेशन एंड कमांड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्योंकि नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं ये इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग की इन्फॉर्मेशन जो ऑर्डर होता है वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, तो दे आर द कंडक्टिंग, ये मैसेंजर बहुत टिश्यूज़ होते हैं। These tissue give command and information to the different type of the plant. ये कमांड्स देते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स और बॉडी के उसको। Frog. A frog is any member of a diverse and largely carnivorous group of short-bodied, tailless amphibian composing the order Anura. The oldest fossil proto-frog appeared in the early Triassic of Madagascar, but molecular clock dating suggests their origin may extend further back to the Permian 265 million years ago. Now in this chapter we study about a frog. A frog is a member of amphibian carnivorous animal है because he eat living things. टेल लेस होता है, इसकी टेल नहीं होती है। एम्फीबियन है, एम्फीबियन में कि ये पानी और ज़मीन दोनों पे सर्वाइव कर सकता है। इसकी जो फॉसिल्स हमें मिली है प्रोटोफ्रॉग, उससे हमें लगता है कि ट्रैसिक ऑफ मेडागास्कर पीरियड से ये है ऑन अर्थ, बट लेकिन हमें जो उसकी मॉलिक्यूलर क्लॉक से पता चलता है कि ये 265 मिलियन ईयर्स अगो
पहले से मौजूद है। अब इसकी बॉडी ये कहाँ पाया जाता है, ये इट इज़ एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है ये दोनों, जहाँ पानी और ज़मीन दोनों पे पाया जाता है। इट इज़ टिपिकली ग्रीन इन कलर एंड हैविंग राउंडेड डार्क colored spot on its body. The body of the frog can be divided into two main parts, head and trunk. Head of frog is conical in shape, having two large bulging eyes. Behind each of eye there is a tympanic membrane which helps in hearing. At the tip of snout it is a small opening called external nostrils by which frog respires. Trunk. The head of frog is directly attached to the trunk. There are two pairs of limb in trunk, that is forelimbs and the hind limbs. There are 4 fingers and 1 thumb in forelimb, and thumb is smaller than the finger. But in hind limb there are 5 fingers. A membrane called web is present between the fingers. The tail is not present in फ्रॉग। ना फ्रॉग का जो स्ट्रक्चर होता है ये कॉन्सिस्ट होता है 2 पार्ट पे, हेड और ट्रंक। हेड जो होता है कॉनिकल शेप का होता है, जिसमें लार्ज बल्गिंग आइज होते हैं। बल्गिंग आइज का मतलब है कि बाहर की तरफ इसकी आइज निकली हुई होती हैं, और इसकी आइज के पीछे एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसे कहते हैं हम टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये सुन सकता है। प्रॉपर एयर यानी कान मौजूद नहीं होता, एक मेम्ब्रेन होती है बिहाइंड द आई। अच्छा, स्नॉट कहते हैं इसकी नाक। स्नॉट का मतलब राउंडेड जो होता है इसका मुंह, उसको हम कहते हैं स्नॉट टाइप का होता है, जिसके स्नॉट के ऊपर इसके 2 ओपनिंग होती हैं जिसे हम कहते हैं नोस्ट्रिल, जिससे वो रिस्पायर करता है। अब ट्रंक जो होती है वो फ्रॉग का वो कॉन्सिस्ट करता है, ट्रंक जो होता है वो हेड से डायरेक्टली जुड़ा होता है, नेक प्रेजेंट नहीं होती। ट्रंक के अंदर 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं। आगे वालों को हम पहले जो होते हैं हम लोग कहते हैं फोरलिम्स कहते हैं, और पीछे वालों को कहते हैं, आखिर वालों को, पाँव को, उनके हिंड लिम्स। फोरलिम्स में 4 फिंगर्स होती हैं और एक थंब होता है, और जो थंब होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है फिंगर से, लेकिन हिंड लिम्स के अंदर 5 फिंगर्स होती हैं, थंब मौजूद नहीं होता हिंड लिम्स में। और लिम्स में जिसकी फिंगर्स के दरमियान एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो ये होता है ना प्रेजेंट होता है, जिससे ये आराम से ग्रिप कर सकता है किसी भी चीज़ को। मूवमेंट कैसे करता है फ्रॉग मूव स्विम इन वाटर एंड मूव बाय जंपिंग ऑन लैंड। देयर इज अ membrane called web which is present between the fingers which support the body to a frog while jumping। जो फिंगर्स के दरमियान वेब होता है वो उसकी मदद से जो फ्रॉग होता है वो जंप कर सकता है लैंड के ऊपर। अब ये हाइब्रिनेशन पीरियड, फ्रॉग का हाइब्रिनेशन पीरियड क्या होता है? व्हाट इज़ अ हाइब्रिनेशन? हाइब्रिनेशन पीरियड के किसी मखसूस सीज़न के अंदर फ्रॉग एनिमल का सो जाना, इसको हम कहते हैं हाइब्रिनेशन। अब जो फ्रॉग होता है वो विंटर सीजन में स्लीप हो जाता है, सो जाता है। वो अपने आप को ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर दफना देता है, बरी और कर देता है अपने आप को, और उसके अंदर रहता है थ्रू आउट द विंटर। इस हम फिनोमिनन को कहते हैं हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। सोइलम या काइलम जो होता है, दे आर मैनी इंटरनल ऑर्गन लोकेटेड इन द बॉडी विच इज़ कॉल्ड सीलियम। इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग के अंदर। Internal organs जैसे our chart, internal organs of the body chart provide a simple and easy to understand overview of the location and function of major internal organs of the body। internal organs जैसे ह्यूमन बॉडी के मौजूद होते हैं, वो उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन से हमें पता चल जाता है वो कहाँ मौजूद होते हैं इंसान के और जो फ्रॉग होता है उसका, ह्यूमन बींग्स की जो ऑर्गन है काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। तभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम को। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्लस द एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, टंग, salivary gland, pancreas, liver and gallbladder। Digestion involves the breaking down of food into smaller and smaller components until they can be absorbed and assimilated in the body। What is the digestive system and डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है?
डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इनसॉल्युबल फूड्स हम लेते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी के अंदर सॉल्युबल हो जाए, हल हो जाए बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। इसको हम कहते हैं डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ सिस्टम जो होता है, द ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम्स, यानी वो ऑर्गन जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में, उन ऑर्गन को हम कहते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम बनाते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बीइंग्स का, वो स्टार्ट होता है टंग से लेके, यानी हम जब खाना शुरू करते हैं वहाँ से, टंग से सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर्स। डाइजेशन में हम जो इनसॉल्युबल फूड खाते हैं वो सॉल्युबल की फॉर्म में चेंज होता है, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ इन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। नंबर 1 इज alimentary canal and number 2 is digestive gland. Alimentary canal consists of following part, that is start from buccal cavity. buccal cavity से start होता है। buccal cavity का प्लूरल है buccal cavities, किसी भी एनिमल के। buccal cavities जो होते हैं बाउंडेड बाय चिक्स ऑफ अ फ्रॉ ऑफ द फेस, plate and flesh of the mandible, opening onto the mouth and the fuses, and opening containing the teeth, tongue, gums and other structures. buccal cavity होती क्या है? For example, in humans the buccal cavity is mouth. Cutaneous respiration. Cutaneous respiration or cutaneous gas exchange is a form of respiration in which gas exchange occurs across the skin or outer integument of an organism rather than gills or lungs. Cutaneous respiration may be the sole method of exchange of gas exchange or may accompany other forms such as ventilation. First, what is the cutaneous respiration? The process of respiration through which the skin is called cutaneous respiration. जो respiration skin के through होती है हम उसको कहते हैं cutaneous respiration. अच्छा, mechanism क्या है, किस तरीके से cutaneous respiration काम करती है? Under the skin of frog, the network of capillaries are present, due to which oxygen is absorbed by capillaries and enter into the blood, while carbon dioxide diffuses outside through the skin. In frog के अंदर जो स्किन होती है उसके नीचे एक लेयर मौजूद होती है कैपिलरीज की, जो डायरेक्टली एयर के अंदर से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है कैपिलरीज के अंदर, और वो ऑक्सीजन कैपिलरीज से ब्लड के अंदर एंटर हो जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आउटसाइड हो जाती हैं, एक्सेल हो जाती हैं थ्रू द स्किन। buccal respiration is breathing with one cheeks, a method of ventilation used in respiration in which the animal moves the floor of its mouth in a rhythmic manner that is externally apparent. It is the sole means of inflating the lungs in amphibians. अच्छा, व्हाट इज़ अ बकल रिस्पायरेशन? वो रिस्पायरेशन जो बकल के ज़रिए यानी से के ज़रिए हो उसको हम कहते हैं बकल रिस्पायरेशन। जो द लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी इज़ थिन, moist and richly supplied with blood capillaries. Exchange of gases take place between the air and the blood vessels in the lining of buccal cavity. This type of respiration is called buccal respiration. जो लाइनिंग होती है बकल कैविटी के अंदर वो पतली होती है, मॉइस्ट गीली होती है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। जब नोस्ट्रल्स के ज़रिए एयर आती है बकल के अंदर में, मुंह के अंदर, जिसे बकल कहते हैं हम, बकल कैविटी, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। क्या होता है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बकल कैविटी के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वो उस एयर में से ऑक्सीजन को इनटेक कर लेती हैं, और जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नहीं लेती, और फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बकल कैविटी के अंदर जो नोस्ट्रल्स होते हैं उसके ज़रिए वो बाहर निकल जाते हैं। दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड बकल रिस्पायरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम. The circulatory system is made up of blood vessels that carry blood away from and towards the heart.
Arteries carry blood away from the heart and veins carry blood back to the heart. The circulatory system carries oxygen, nutrients and hormones to cells and remove waste products like carbon dioxide. Circulatory system is a system in which blood vessels जो होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड दिल से पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं और ऑर्गन से ब्लड लाती हैं वापस दिल तक. ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है इसको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग ऑफ सिस्टम कहते हैं. ये जो ब्लड जाता है हार्ट से ऑर्गन तक और ऑर्गन से हार्ट तक, ये कैरी करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी फूड जो हमने एब्जॉर्ब होता है फूड ब्लड के अंदर वो, एंड हार्मोन सेल्स, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ब्लड के अंदर वो भी निकलते हैं ब्लड के ज़रिए सर्कुलेशन की वजह से ही, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मटेरियल्स. A system in which heart and its associated vessels convey blood to various parts of the body and receive it back is called circulating system. Blood circulatory system of frog is consists of heart and blood vessels. Heart of frog. The heart is a muscular organ about the size of a fist, located just behind and slightly left of the breastbone. The heart pumps blood through the network of arteries and veins called the cardiovascular system. हार्ट जो है वो मसल से बना होता है और उसका जो साइज़ होता है डिफरेंट ऑर्गन्स एनिमल्स में डिफरेंट होता है. ये फ्रॉग में हमारे एक जो उंगली उसके पोर्क के बराबर होता है. फ्रॉग के अंदर जो हार्ट जो होता है पंप करता है ब्लड आर्टरीज के अंदर और वेन्स के अंदर, और इस सिस्टम को कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. हार्ट ऑफ फ्रॉग इज कॉनिकल एंड मस्कुलर ऑर्गन. इट लाइज विद इन द चेस्ट कैविटी. इट इज कवर्ड बाय अ transparent membrane called pericardium. The heart of frog consists of 5 chambers of 5 parts. One is right auricle, 2 is left auricle, 3 is ventricule, 4 is transverse arteries, and the 5th is syncus venosus. Left auricle or atrium. Now student, look at the picture. You have seen this lateral aorta. This is a pericaval vein. This is a left auricle. These are pulmonary veins. These are coronary sancus. This is a syncus venosus. Heart. Now the right auricle is thin walled chamber of the heart present on the right upper side. It receives blood from the syncus venosus. Left auricle, it is dark and thin walled structure. In the way of left auricle there is an opening for pulmonary vein. Oxygenated blood from lungs enter into the left auricle through pulmonary veins. कहाँ आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम में. कहाँ से? पल्मोनरी वेन्स के जरिए. इट इज़ डार्क इन कलर एंड थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर. नाउ वेंट्रिसाइल. Ventricule is a conical, thick-walled and muscular chamber. The right side of the ventricule has deoxygenated blood, while left side has oxygenated blood. Ventricules के राइट हैंड साइड पे हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड पे क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. द ओपनिंग ऑफ वेंट्रिसाइल इज ग्रेडेटेड इन ट्रांसवर्स आर्टरीज बाय सेमिलुनर valvae. These valvae present the backflow of blood. इन दोनों के दरमियान एक ट्रांसपेरेंट सा वॉवल प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं सेमिलुनर valvae. ये प्रिवेंट करता है कि ब्लड जो है दोबारा वापस ना जाए और ये आपस में मिक्स भी ना हो. ट्रैंकस आर्टरीज. दिस इज द शॉर्ट ट्यूब विच अराइज फ्रॉम द वेंट्रिसाइल. इट passes forward and divided into 2 aortic chamber.
It receives blood from the ventral side. Syncus venosus, it is a thin-walled conical chamber of heart which is present on the dorsal side of heart formed by the union of three main vessels. The deoxygenated blood from all parts of the body enter the syncus venosus and transport it to the right side. On the right auricle. Now the intravollicular spectrum, internally the auricles are separated from each other by intraocular spectrum. In sinoaurical spectrum, the right auricle receives an opening of syncus venosus which is called syncosaurical system, while left auricle receives an opening of pulmonary vein. Auricles are separated from ventricle by auriculoventral spectrum that opens into ventricle by auriculoventricular aperture. This opening is guarded by valvae. Now student, this is the right auricle. This is the postal. These are pulmonary veins. These are lateral aorta. This is precaval vein. This is a truncus arteries. Arterial system. The arterial system is the higher pressure portion of the circulatory system with pressure varying between the peak pressure during heart contraction, systolic pressure, and the minimum diastolic pressure between contraction when the heart expands and refills. What is arterial system? The system which composed of arteries which supply oxygenated blood except pulmonary artery from the heart to the organ. वो सिस्टम जो बना होता है आर्टरीज का, जो सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो गया है ब्लड के अंदर, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द organ. It's called arterial system. The arterial system of frog start from the truncus arteries which divided into three main arcs: carotid arc, systematic arc, and pulmocutaneous arc. Carotid arc, the uppermost branch is called the carotid artery. It supplies oxygenated blood to buccal cavity, tongue, eyes, nostrils, and brain. Systematic arc, the second arc arises from the aorta arc, is systematic arc. After a few distance, both the left and right systematic arc join to form dorsal aorta. It supplies blood to four limbs: hind limbs, digestive system, excretory system, and reproductive system. And the third one is pulmocutaneous arc, the only arc which supplies deoxygenated blood. It is the lowermost branch of the trachea and arterius. It is divided into pulmonary arteries and cutaneous artery. Pulmonary artery supplied deoxygenated blood to lungs, and cutaneous artery supplied oxygenated blood to the skin. You have seen clearly in the picture that you have seen systematic artery. It supplies blood to four limbs: hind limbs, digestive system, and excretory system, and reproductive system. Now you have seen dorsal aorta. It provide blood to the organs. Now venous system is that part of the circulation in which the blood is transported from periphery part to the heart. We distinguish between superficial and the deep venous system. The superficial subcutaneous venous system in the legs include the long
saphenous vein and the short saphenous vein. What is a venous system? The system which composed of vein that carried deoxygenated blood from the heart, toward the heart from different organs of the body except pulmonary vein which carry oxygenated blood is called venous system. Venous system क्या होता है? This system is composed, ये क्या करता है? जो veins कैरी करती हैं deoxygenated blood heart तक, from different part of the organ of the body, सिवाय पल्मोनरी वेन से। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जहाँ से भी आता है ऑर्गन से, ये हार्ट को प्रोवाइड करते हैं। ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिटर्न टू सिनकस वेनोसस फ्रॉम हार्ट एंड 3 लार्ज वेन विच ओपन इनटू साइनस वेनोसस आर एज फॉलोज: राइट एंड लेफ्ट प्रीकेवल, 2 पोस्टल कैवल एंड द थर्ड वन इज पल्मोनरी वेन. Right and left precaval, this large vein which collected deoxygenated blood from the following part and divided into right and left precaval. Right and left precaval, this large vein which collected deoxygenated blood from the following part and divided into right and left precaval. ये क्या करता है? venous right and left precaval ये deoxygenated blood को collect करता है organ से। कौन से? head, brain, eyes, ears, shoulders, nostrils, tongue, forelimbs and buccal cavity, and these veins open into sincus venosus which empty into right auricle. Now postal caval, this large vein collected deoxygenated blood from hind limbs, reproductive system, digestive system, excretory system. The post caval open into sincus venosus and empty into right auricle. Portal system. Portal system, the system of blood vessels which consisting of hepatic portal vein with its tributaries and branches, any system of blood vessel which has a capillaries network at each end. Hepatic portal system, the hepatic portal system is the system of veins comprising the hepatic portal vein and its tributaries. It is responsible for the directing blood from the origin of the gastrointestinal tract between the esophagus and rectum, and also includes venous drainage from the supplementary organs such as the spleen and the pancreas. Now what is a portal system? The system in which instead of carry blood toward the heart entered in some other organ and then into the heart is called portal system. वो सिस्टम जिसमें जो ब्लड है वो कैरी डायरेक्टली दिल में नहीं जाता, हार्ट में नहीं एंटर होता, बल्कि वो किसी और ऑर्गन में एंटर होता है और फिर वहाँ से वो हार्ट के अंदर एंटर होता है, उसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम. There are two portal system present in frog's body. The one is renal portal system and the two is hepatic portal system. हेपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि जो इस सिस्टम में जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से कैरी होता है लिवर के ज़रिए बाय हेपेटिक पोर्टल वेन, जहाँ ये ब्रेक होता है कैपिलरीज के अंदर एंड फिर वो एंटर होता है हार्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं हेपैटिक पोर्टल वेन. सो द डेफिनेशन विल बी द सिस्टम इन विच blood from digestive system carried to the liver by hepatic portal vein where it breaks into capillaries and then enter into heart is called hepatic portal system. एक्सप्लेनेशन इसकी क्या आती है? हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो फॉर्म होता है splenic vein which carry blood from spleen, gastric vein which carry blood from the stomach, intestinal vein which carry blood from the intestine. Blood from the hind limbs enter into the abdominal vein and it's carried to the liver and then it into the heart by postal caval. Hepatic will combine with abdominal vein and constitute hepatic portal system. What is a renal portal system? Renal portal system. Blood from the hind limbs
instead of going into heart, enter into the kidney by renal portal vein and then carry to heart is called renal portal system. A renal portal system is a portal venous system found in all living vertebrates except for hagfish, lamprey and mammals. Its function is to supply blood to renal tubules with glomerular filtration is absent or ground re-regulated. नाउ इसमें क्या होता है, रेनल पोर्टल के सिस्टम के जरिए हिंड लिम्स यानी जो टांगे को हम कहते हैं हिंड लिम्स, जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें उसको कहते हैं हिंड लिम्स। इस यहाँ से जो ब्लड हमें आता है वो डायरेक्ट हार्ट के अंदर नहीं जाता बल्कि ये किडनी के अंदर जाता है। कौन सी वेन के ज़रिए? रेनल पोर्टल वेन के ज़रिए, और फिर किडनी में आकर फिर किडनी इसको सप्लाई करती है ये ब्लड हार्ट को। तो ये कौन सी वेन यूज़ हो रही है यहाँ पे? रेनल वेन यूज़ हो रही है जो किडनी में यूज़ होती है जाती है, तो इसको हम कहते हैं रेनल पोर्टल वेन। रेनल पोर्टल वेन जो है वो बनती है दो वेन के ज़रिए, एक होती है साइकेटिक वेन और फीमोरल वेन। जब आप डाइसेक्शन करेंगे फ्रॉग का तो आप ये सारी वेन्स देखेंगे। Excretory system. The excretory system is the system of an organism's body that performs the function of excretion, the bodily process of discharging waste. The excretory system is responsible for the elimination of waste produced by homeostasis. अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीट वेस्ट पार्ट होता है, जो हार्मफुल मटेरियल होता है, जो इंसॉल्युबल नहीं हो पाता हमारी बॉडी के अंदर, और जो हार्मफुल होता है वो जो होता है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, यानी उसको हम बॉडी से निकाल देते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमने फॉर एग्जांपल कोई फूड इनटेक किया, अब फूड के अंदर हमारे पास बहुत सी जो चीज़ें जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे नेसेसरी थे, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्ट कर लिए, इसको शॉर्टर फॉर्म में लिए और वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन उनमें से कोई मटेरियल सब्सटेंस थे जो इनसॉल्युबल थे, जैसे अमाइनो एसिड होता है, यूरिया होता है, जो नहीं हो पाता, यहाँ वो हार्मफुल होता है, हमारे लिए नुकसानदेह होता है, तो वो हमारे जिस्म से निकलने के लिए जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। The process by which living organism get rid of nitrogenous waste products. कौन सी nitrogenous waste product? Urine and water and salt from their body is called excretion. सब कोई जो नाइट्रोजनस मटीरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो यूरिन के ज़रिए निकलते हैं और कुछ सॉलिड सब्सटेंस की तरह निकलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम The excretory system of frog consists of kidney, ureter, urinary bladder and cloaca. Kidney. Frog has two kidneys which are present in abdomen attached with the dorsal body wall. Each kidney is bean-shaped, reddish-brown in color, containing numerous nephrons which prepare urine. यूरेटर क्या होता है? किडनी क्या होती है? किडनी जो फ्रॉग के अंदर दो पाई जाती हैं, दे आर बीन शेप, लोबिया की शक्ल की होती हैं, रेडिश शेप की होती हैं। इट इज़ ऑफ किडनी इज़ ऑफ रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर एंड बीन शेप, और उसके अंदर नंबरस नेफ्रॉन्स होते हैं जो विच प्रिपेयर यूराइन। Ureter, a narrow tube-like structure, arises from each side which is called ureter. It conveys urine from kidney to urinary bladder. यूरेटर क्या करता है? वो एक स्ट्रक्चर है जो किडनी से निकलता है और उसको हम कहते हैं यूरेटर, और नैरो लाइक स्ट्रक्चर है, ये करता है यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन फ्रॉम यूरेटर स्टोर्स इन यूरिनरी ब्लैडर from where it is split into exterior through urea. Urinary bladder is sac-like structure which with thin and elastic wall it store urine for some time. Urinary bladder में जो हमारा यूरिन होता है वो स्टोर होता है some time के लिए। This is a sac-like structure, और उसके थिन वॉल होते हैं और इलास्टिक वॉल होते हैं, क्योंकि ऐसी बात है जब इसमें यूरिन स्टोर होगा तो ये फूल जाएगा, और जब इसमें एक्सक्रीट आउट होगा तो ये फिर थिन हो जाएगा, तो डेट वाई इट्स द इलास्टिक वॉल, इलास्टिक टाइप होता है ये। क्लोका इज अ यूरिन इज एक्सपेट आउट फ्रॉम द बॉडी बाय क्लोका ओपनिंग बाय टाइम टू टाइम।
क्लोका इज द ओपनिंग बाय विच द एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट आउट, जो बॉडी से निकल जाता है जिस ओपनिंग से हम उसको हम कहते हैं क्लोका। रिप्रोडक्शन definition is the reproductive system of an organism, also known as the genetical system, is the biological system made up of all anatomical organs involved in sexual production. Many non-living substances such as fluid, hormones, pheromones are also important and necessary to the reproductive system. अच्छा, वो सिस्टम जिसके ज़रिए जेनेटिकली सिस्टम है ये, जिसके ज़रिए न्यूमन प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर रेस ऑन अर्थ थ्रू प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? दोज ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन फ्रॉग वी हैव मेल and female, so we have two reproductive system, male reproductive system and female reproductive system. The male reproductive system consists of testes, vasa, differentia and urinogenital duct. And in female, the female reproductive system consists of oviduct, funnel of oviduct, ovaries and uterus. In testes, it is the male reproductive organ. There is a pair of testes in frog which are present near the kidneys. Testes are oval-like in shape. In testes, there is a thin network of seminiferous tubules in which sperms are produced. Sperms from seminiferous tubules enter into the vasa differentia. Vasa differentia, these are the thin tubules. They connect testes with kidneys. Urinogenital duct, the sperm from kidney enter into urinogenital duct, then sperm enter into cloaca. From cloaca, sperm exited out the body. This duct called urinogenital duct because it excretes both urine and sperms. While female reproductive organ is consist of oviduct, ovaries, funnel of oviduct and uterus. Ovaries in females frog, two ovaries are located near the kidney. The size of ovary increases during breeding season. The ovaries are hollow from inside. Ovum is developed in the wall of ovaries. Funnel of oviduct, at the top of the ovary funnel like structure is present called funnel of oviduct. During breeding season, thousands of mature ovum enter into it and pass down through the oviduct. Oviduct, they are present on the lower side of kidney on the right side and other on the left side. They passes the egg to uterus. Uterus is lower end of oviduct lead into a sac-like structure called uterus. Ovum are secreted through the cloaca.